Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to ACAAlicoachingacademy.com. 100 डेज चैलेंज में हमने रिस्पायरेटरी सिस्टम को पढ़ा और अब डिस्कस करते हैं यहां ब्रीथिंग के मैकेनिज्म को। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आ सकते हैं। छोटा सा लेक्चर है, थोड़े से पॉइंट्स हैं, बट इसके ऊपर आपने फोकस करना है कहां पे लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, कहां डिक्रीज हो रहा है, रिब्स और कहां बाहर जा रहे हैं, स्टर्नम से आउटवर्ड जा रहे हैं या इसके करीब आ रहे हैं। ये सारी बातें यहां पे नोट करेंगे। ब्रीथिंग को हमने डिफाइन किया था विच इज द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस, और मैंने आपको प्लांट्स और एनिमल्स में डिफरेंस भी बताई थी। ब्रीथिंग का मैकेनिज्म जो है ये दो बातें होती है असल में। एक होता है भाई इनटेक ऑफ एयर, एयर की इनटेक होती है एक, एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज गिविंग आउट ऑफ एयर। तो मैंने यहां इसको दो हिस्सों में पहले से डिवाइड किया हुआ है। एक साइड पे इनहेलेशन लिखी है, दूसरी साइड पे एक्सहेलेशन। प्यारे बच्चों गौर से देखें, मेरी बात सुने तवज्जो से। ये जो पॉइंट्स चार पॉइंट्स आपके सामने लिखे हैं ना, ये पॉइंट्स किस लिए है कि इनहेलेशन कब होगी और एक्सहेलेशन कब होगी, और साथ में फिर अभी मेंशन करूंगा कि इसका मैकेनिज्म हमारे पास कैसे होता है। जरा गौर से तवज्जो से देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज यहां पे क्या है। इनहेलेशन का प्रोसेस एक्टिव प्रोसेस होता है, और आपको ऑलरेडी पता है कि एक्टिव प्रोसेस हम किसको कहते हैं। वो प्रोसेस जो एनर्जी को यूज करता है। आपकी बॉडी के अंदर जो एटीपीज है वो अगर यूज होंगे किसी प्रोसेस में तो इसको एक्टिव प्रोसेस कहते हैं। सो इनहेलेशन इज एक्टिव प्रोसेस। अब आते हैं जरा ये देखते हैं कि इनहेलेशन कब होगी। जरा तवज्जो से देखें इधर। पहली बात है कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल, एंड द सेकंड पॉइंट इज कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल। देखें, जब भी डायफ्राम कंट्रैक्ट होगा और उसके बाद हमारे पास कंट्रैक्शन हो जाएगी। किस चीज की कंट्रैक्शन होगी? इंटरकॉस्टल मसल की कंट्रैक्शन हो जाएगी। यहां क्या होगा? ये जो डायफ्राम की कंट्रैक्शन है, डायफ्राम की जो कंट्रैक्शन है, इधर जरा गौर से देखिए आप मेरी तरफ, और ये एक एमसीक्यू है, इसको आपने याद रखना है। इस कंट्रैक्शन से क्या होगा? इससे हो जाएगा इंक्रीज द साइज ऑफ थोरिक्स। इसमें थोरेसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी का जो साइज है वो आपके पास, यानी उसमें स्पेस ज्यादा हो जाएगा। एंड कंट्रैक्शन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि रिब्स मूव अवे फ्रॉम स्टर्नम। ठीक है ना? दो बातें आपके सामने आ गई है। देखें, इंस्पायरेशन के लिए, इनहेलेशन के लिए डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल, एक्सटर्नल एक्सटरकॉस्टल, इसकी कंट्रैक्शन होगी। तो डायफ्राम की कंट्रैक्शन से थोरिक्स का साइज इंक्रीज हो जाएगा, और इंटरकॉस्टल की कंट्रैक्शन से रिब्स और स्टर्नम के दरमियान स्पेस, ये क्या हो जाएगा? ये बढ़ जाएगा। अब जब भी ये दो काम हमारे पास हो जाते हैं, यानी थोरिक्स का साइज इंक्रीज हुआ और रिब्स और स्टर्नम में स्पेस ज्यादा हो गया, तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द लंग्स ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द लंग्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। इसमें बहुत सारा एयर आ सकता है। तो इस वक्त आपके लंग्स के अंदर प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड क्या है? ये डिक्रीज है। इनसाइड द एयर प्रेशर हमारे पास क्या है? ये डिक्रीज है। तो अगर इनसाइड द लंग्स प्रेशर डिक्रीज है तो इस वजह से हमारे पास एयर जो होगा वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा। सो एयर मूव इनवर्ड एंड द प्रोसेस of inspiration occurs.
समझ आ गई आपको? ये दो चीजें पहले याद कर ली, ये जरूरी है। इंस्पायरेशन कब होगी? जब डायफ्राम भी कंट्रैक्ट होगा और इंटरकॉस्टल भी कंट्रैक्ट होगा। तो इन दोनों की कंट्रैक्शन से साइज ऑफ द थोरिक्स इंक्रीज होगा, लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो इससे इनहेलेशन हो जाएगी। अब जरा दूसरे पॉइंट पे आए, एक्सहेलेशन। एक बात तो एमसीक्यू के लिए याद करनी होगी कि एक्सहेलेशन नॉर्मल केसेस में पैसिव है। एक्सहेलेशन का प्रोसेस नॉर्मल केसेस में क्या है? पैसिव है। और जब आप सिवियर एक्सरसाइज करते हैं, ड्यूरिंग सिवियर एक्सरसाइज जो एक्सहेलेशन का प्रोसेस है वो भी क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। जब आप एयर को आउट करते हैं ना, और जोर से आउट करते हैं, फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं, तो इसमें भी क्या होता है? एनर्जी लग जाती है। तो फोर्सफुल एक्सहेलेशन एक्टिव होगी और नॉर्मल एक्सहेलेशन पैसिव प्रोसेस है। अब इसमें क्या होगा? शाबाश, गौर से देखें। रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम अकर एंड रिलैक्सेशन ऑफ द इंटरकॉस्टल मसल। तवज्जो से देखिए, कंपेयर करें। यहां कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम से थोरिक्स का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो यहां रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम से थोरिक्स का साइज हमारे पास क्या हो जाएगा? शाबाश, डिक्रीज हो जाएगा। यहां इंटरकॉस्टल मसल की कंट्रैक्शन से रिब्स स्टर्नम से बाहर की तरफ आउटवर्ड मूव कर रहे हैं, एलिवेट कर रहे हैं। और यहां इंटरकॉस्टल मसल की जब रिलैक्सेशन होगी तो आप लिखेंगे कि रिब्स की जो मूवमेंट है, रिब्स मूव टुवर्ड्स द स्टर्नम। मैं इसको ऐसे बता देता हूं कि इनहेलेशन में आपके रिब्स और स्टर्नम में स्पेस ज्यादा होगी, और एक्सहेलेशन के लिए आपके रिब्स और स्टर्नम में स्पेस कम हो जाएगी। ये रिकवरी है। अच्छा, ये डिक्रीज का मतलब यहां पे क्या है? ये रिब्स जो टुवर्ड्स द स्टर्नम आ रहे हैं या थोरिक्स का डिक्रीज होना, ये ऐसा नहीं है कि ओवरऑल नॉर्मल से डिक्रीज होगा। ये हमारे पास जो प्रोसेस है, ये बेटा रिकवरी का प्रोसेस है। ये क्या है? ये रिकवरी का प्रोसेस है। वहां पे चेंज इन पोजीशन आ रहा है और इस एक्सेलेरेशन में वो रिकवरी हो जाती है। तो आप ये गलती ना करें, इस डिक्रीज का हरगिज मतलब ये नहीं है कि कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि इनहेलेशन के दौरान जो साइज अपने नॉर्मल से इंक्रीज हो गया था, अब वो रिकवरी हो गई है उसकी। पेश में खबर है? समझ आ गई है इसकी? अब देखिए जनाब गौर से, शाबाश। तो इस वक्त बेटा लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड ज्यादा होगा। तो जब एयर का प्रेशर इनसाइड ज्यादा होगा, मेरी बात सुने जरा आप गौर से, यहां पे लंग्स है। क्या है? लंग्स है, और इसमें एयर पड़ा है। लंग्स के अंदर क्या है? एयर का प्रेशर ज्यादा है। ये क्या है? रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम। इधर डायफ्राम जो इनहेलेशन है उसमें कंट्रैक्ट है। तो जैसे ये रिलैक्स होगा तो इसके रिलैक्सेशन से प्रेशर किस चीज के ऊपर पड़ेगा? इन लंग्स के ऊपर पड़ेगा, और वो जो स्पॉन्जी मसल्स है इधर, वहां की कंट्रैक्शन शुरू हो जाएगी। प्रेशर ऑफ द एयर जो इनसाइड ज्यादा है, वो ज्यादा प्रेशर को रिलीज करने के लिए आप एयर को बाहर निकालते हैं, और ये एयर के बाहर निकालने का प्रोसेस हमारे पास क्या होता है? ये एक्सपायरेशन कहलाता है। ठीक हो गई बात? ये एक्सपायरेशन कहलाता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग एमसीक्यूज। अब थोड़ी सी एक प्रैक्टिस के लिए आपने ये करना है कि एमसीक्यूज कैसे आ सकते हैं। ये पॉइंट्स आपको बताऊं। पॉइंट नंबर 1, एक एमसीक्यू ये है कि इनहेलेशन एक्टिव है। यहां से भी आ सकता है कि एक्सहेलेशन नॉर्मल केसेस में पैसिव है, बट ड्यूरिंग सिवियर एक्सरसाइज एक्सहेलेशन क्या होगी? ये पैसिव होगी। आप देख रहे हैं ना, जब एक्सरसाइज लोग करते हैं, यानी अब मैं जब सीढ़ियों पे चढ़ता हूं तो उस वक्त क्या होता है? ब्रीथिंग का रेट ज्यादा हो जाता है, ऐसे होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो इस दौरान जो आप एक्सहेलेशन कर रहे हैं, उस एक्सहेलेशन में भी आप एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो उस एक्सहेलेशन को, फोर्सफुल एक्सहेलेशन को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे उसको? एक्टिव प्रोसेस कहेंगे। नॉर्मली पैसिव है और फोर्सफुल जो है वो क्या है? वो एक्टिव प्रोसेस है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, ये एमसीक्यू बहुत ज्यादा देखा गया है, बहुत ज्यादा। स्टेटमेंट ऐसे होता है, स्टेटमेंट इन्होंने लिखा होता है ना, ड्यूरिंग इनहेलेशन डैश इंक्रीज डिक्रीज, बस ये इस तरह का होता है। तो यहां पे जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ये तैयार एमसीक्यूज है आपके लिए। डायफ्राम की बात करें तो इनहेलेशन में ये क्या होगा? कंट्रैक्ट। इंटरकॉस्टल की बात करें तो क्या होगा? कंट्रैक्ट। लंग्स की वॉल्यूम की बात करें तो क्या होगा? इंक्रीज।
प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड क्या होगा, डिक्रीज। द एक्सेलेशन प्रोसेस इज इट्स अपोजिट, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरकॉस्टल मसल, लंग्स वॉल्यूम इंक्रीजेस। यहां पे देखिए, यहां हमारे पास लंग्स वॉल्यूम क्या है, इंक्रीज है, प्रेशर जो है वो डिक्रीज है। यहां पे हमारे पास प्रेशर क्या होगा, वो प्रेशर हमारे पास इनसाइड जो है वो ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? अच्छा जी, गौर से देखिए, मेरे ख्याल से दोनों जगहों पे मैंने इंक्रीज लिखा है, वहां इंक्रीज लंग वॉल्यूम, यहां डिक्रीज लंग वॉल्यूम, लंग वॉल्यूम कम हो जाएगा। ठीक है, मजीद एयर नहीं आएगा तो आप और एयर को क्या करेंगे, बाहर की तरफ लेके जाएंगे, बाहर की तरफ निकालेंगे। यहां से यही एमसीक्यूज आते हैं, इनहेलेशन के दौरान रिब्स की पोजीशन क्या होती है और एक्सेलेशन के दौरान रिब्स की पोजीशन और स्टर्नम की क्या होती है। आपने काम करना है, टेक्स्ट बुक में एक डायग्राम है, उस डायग्राम में शो किया गया है कि ऊपर बाकायदा लिखा है, लेबल किया हुआ है उसको, कि कहां पे हमारे पास किसकी पोजीशन ज्यादा है और किसकी पोजीशन, यानी कौन इंक्रीज हो रहा है, कौन डिक्रीज हो रहा है, कौन एक्सपेंड हो रहा है, कौन रिलैक्स हो रहा है। ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग का। इस चैप्टर में आगे अब सबसे इंपॉर्टेंट काम आ रहा है और लेंथी टॉपिक होगा। एक टॉपिक कराऊंगा जिसमें पूरा आपका ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्रॉपर एक लेंथी लेक्चर होगा, उसको मिस करना नहीं, उसको मिस नहीं करना। ठीक है मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।